दोस्तों एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जिसमें दो लोग कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में पकड़े गए, बाहों में बाहें डाले हुए थे। लेकिन जब कैमरा उनकी तरफ आया तो वो अपनी शक्ल छुपाने लगे, झुक गए। तो उनका जो अफेयर है वो वहाँ पर कॉन्सर्ट में पकड़ा गया। वीडियो देखने में तो बहुत फ़नी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत अफसोसनाक वीडियो है। और जब मैंने वीडियो देखी, इस कपल के बारे में जाकर मैंने गूगल किया, तो मुझे एक बहुत ही मशहूर किताब है द स्टेट ऑफ अफेयर्स, रीथिंकिंग इनफिडिलिटी। इसकी राइटर हैं साइकोथेरेपिस्ट एस्टर पेरेल, और बहुत मशहूर साइकोथेरेपिस्ट हैं वो। रिलेशनशिप पर काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं और काउंसलिंग भी करती हैं। लेकिन वो अमेरिका की मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए नहीं है, बल्कि जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं, जैसे ये कपल जो पकड़ा गया, जिनका अफेयर पकड़ा गया भरे सोशल मीडिया पर। तो इस किस्म के जो लोग हैं, जो सीईओज़ हैं, मिलियनियर्स हैं, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, कामयाब लोग हैं, तो वो किताब भी कुछ इसी किस्म के लोगों के लिए है। एस्टर ने जो अफेयर्स हैं और अफेयर्स के डीप डाउन जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा अपने क्लाइंट्स के साथ, क्या कुछ उन्होंने देखा, किस किस्म की स्टोरीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया इस दौरान, तो वो उन्होंने शेयर किया है इसमें। अफसोस की बात है कि मैंने ये किताब सिर्फ 19% पढ़ी है। जी हाँ, 19% पढ़ने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा इस किताब को। मैंने बहुत सारी अधूरी किताबें छोड़ी हुई हैं जो मैं सितंबर में अपने ब्रेक में कंप्लीट करूँगी, और जब मैं ये बुक कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं इस पर तबसरा करूँगी। लेकिन जो भी मैंने 19% बुक पढ़ी और जितना मैं एस्टर को जानती हूँ, जितना मैं उनके काम से वाकिफ़ हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे। और बात करेंगे अफेयर्स पर, इनफिडिलिटी पर, और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो हमारी जदीद दुनिया है, इसमें कितना रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क है अफेयर्स का, चीट करने का या चीट आप पर होने का। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो एस्टर कहती हैं कि बहुत से लोग अपने अपनी शादी से बहुत खुश होते हैं, बड़े हैप्पी होते हैं उसमें, अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो जो अफेयर होता है वो कभी कभार कुछ लोगों के लिए एक सेल्फ डिस्कवरी होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपनी एक नई आइडेंटिटी ढूंढना, या फिर किसी नए इंसान के साथ जाकर एडवेंचर करना, उसमें वो थ्रिल होना। थ्रिल के पीछे कुछ लोग बहुत भागते हैं। अफेयर में थ्रिल होता है, सब कुछ छुप छुपा कर होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक छोटा सा आपका एक फैंटेसी है जिसमें आप रह रहे हैं, वो छोटी सी एक फैंटेसी है आपकी। कुछ लोग अगर अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए डिफरेंट गोल्स का इंतखाब करते हैं, तो कुछ लोगों को अफेयर में अपने आप को जानने का मौका मिलता है। अगर आपने अर्ली 20s में रिलीज़ होने वाली इमरान हाशमी की मूवी मर्डर देखी है, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मैं उस टाइम छोटी थी तब तो किसी ने नहीं देखने दी, क्योंकि इमरान हाशमी की मूवीज़ इतनी अच्छी नहीं समझी जाती थी, तो कोई देखने नहीं देता था। लेकिन जब बाद में मैंने वो मूवी देखी, और उसमें आपने एंड में देखा होगा कि वो जो एक्ट्रेस होती है वो सबसे एंड सीन में यही कहती है कि मैंने अपने आप को डिस्कवर किया, मुझे जो मेरा रियल रिलेशनशिप है उसकी अहमियत पता लगी। क्योंकि जब वो पूरे उस प्रोसेस से गुजरती है इमरान हाशमी के साथ, और उसको पता लगता है कि ये सब एक फैंटेसी है, फैंटेसी में ये सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन रियल में इमरान हाशमी कितना टॉक्सिक इंसान है, या फिर जो रिलेशनशिप है इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ दर्द भरा है और कुछ भी नहीं है। वो जो एक्ट्रेस है वो रियलाइज़ कर पाती है, उसको समझ आ जाती है कि मेरा शौहर एक बहुत समझदार, बेहतरीन फैमिली वाला बंदा है, और जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरी फैंटेसी है, वो दरअसल एरर्स से भरी हुई है। उसमें तो बहुत मसले मसाइल हैं, वो इतनी खूबसूरत है नहीं जितना कि मेरे जहन में वो खूबसूरत नज़र आती है। तो जो उस मूवी का एंड है, जो बहुत हैप्पी एंडिंग दिखाई है, ऐसा होता नहीं है। तो एस्टर कहती हैं कि अक्सर लोग इसी तरह से अपने आप को डिस्कवर करने या अपने रिलेशनशिप की अहमियत ही उनको उस अफेयर के बाद पता चलती है कि अरे हमें पता चल गया कि हमारा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था। लेकिन बहुत से लोग एस्टर की इस बात पर बहुत तनकीद करते हैं। वो बोलते हैं कि आप शुगर कोट मत कीजिए अफेयर को। जिस इंसान के साथ चीटिंग होती है वो बाकायदा ट्रॉमा से गुजरता है। हम साइकोलॉजी में उसे कहते हैं बिट्रेयल ट्रॉमा। वो जो इंसान है जिसके साथ चीटिंग हुई, जब उसको पता चलता है ना, तो वो अपना वो पूरा जो रिलेशनशिप है ना, जो उसकी रियलिटी है, वो उसे क्वेश्चन करने लगता है। तो एस्टर को इस बात पर बहुत तनकीद का सामना है कि आप क्या बोल रही हैं। अगर किसी इंसान को अपने पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं है, उसको थ्रिल नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो साफ साफ जाकर बोल दे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स लेनी है और मुझे कोई और पसंद है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये क्या तरीका होता है, ये क्या बात हुई। लेकिन एस्टर कहती हैं कि ये भी एक सच है और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी मैं आपसे कहती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे सच हैं, बहुत सारे सही हैं, और एस्टर जाहिर सी बात है अपना एक व्यू रखती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, यहाँ पर ये जो खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमारा नहीं,
हमारा जो कल्चर है ना वो बहुत अलग है। हम जो मशरक़ी लोग हैं हम बहुत अलग हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ना उससे बहुत उम्मीदें रखी जाती हैं। हमारे यहाँ शादी लड़का लड़की की नहीं होती, ख़ानदानों की होती है। दो ख़ानदान आपस में मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं और फिर शादी करते हैं। हमारी तो ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती है, हम तो अरेंज मैरिज वाले लोग हैं। तो उनके यहाँ पर शादी पर ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तवक्कात हैं, उम्मीदें हैं। एस्टर कहती हैं पहले हम जो वेस्टर्न लोग थे हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता था, मज़हब था, फैमिलीज़ थी, कम्युनिटी थी, हम बहुत से काम करने पड़ते थे, बड़ी जिम्मेदारियां थी, हम बड़े प्रैक्टिकल थे। लेकिन रोमांटिसिज्म के बाद जो रोमांटिक मूवमेंट आई है ना, जो रोमांटिक एरा आया है उसके बाद से, और ये जब सब कुछ ख़त्म हो गया, रिलीजन ख़त्म हो गया, स्टेट आज़ाद हो गया रिलीजन से, लोगों ने रिलीजन को फॉलो करना बंद कर दिया और कम्युनिटीज़ ख़त्म हो गई, तो उसके बाद ना सारी तवक्कात वो भी गैर हकीकत पसंदाना वो जाके शादी से जुड़ गई, जबकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। एस्टर ऐसा कहती हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम जो मशरक़ी लोग हैं हमारी लाइफ में शौहर के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, हमें और भी बहुत कुछ करना होता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पर शादी को बहुत प्रैक्टिकली लिया जाता है, बड़ा प्रैक्टिकल अंदाज में देखा जाता है। वो अलग बात है कि अभी लोग अपनी पता नहीं कौन कौन सी झूठी रील्स बना कर जो शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि उनकी बड़ी कोई रोमांटिक लाइफ है, तो उसको देखकर न्यू जनरेशन पता नहीं क्या सोच रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो हमारी वाली जनरेशन है, हमारी शादी से बड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। हमने और हमसे पहले वाली जनरेशन ने शादी से कभी कोई इतनी गैर हकीकत पसंदाना उम्मीदें नहीं रखी। हमें पता था कि शादी क्या है। काश मैंने ये पूरी किताब पढ़ी होती एस्टर की तो मैं बहुत बेहतर तौर पर तबसरा दे पाती। लेकिन इस किताब में शुरू में ही वो एक बहुत खूबसूरत किस्म का जुमला बोलती हैं जो बहुत ही बड़ा और कड़वा सच है, और वो ये है कि इनफिडिलिटी हैज़ टेनेसिटी दैट मैरिज कैन ओनली एनवे। जी हाँ, बेवफाई में वो मजबूती, वो ताकत है जिससे शादी सिर्फ हसद कर सकती है। तो इसका मतलब यही है कि बेवफाई, इनफिडिलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहीं नहीं जाने वाले, ये यही रहेंगे और इनके साथ आपको बेहतर तौर पर निपटना सीखना होगा। यहाँ पर मैं भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की है, बहुत सी ख़वातीन से, बहुत से मर्द हजरात से जिनके अफेयर्स हैं या थे, और यकीन माने उसमें बहुत जो एक किरदार है ना वो उनके बचपन का भी रह चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ इंसान अपनी सेल्फ डिस्कवरी या अपनी आइडेंटिटी को मालूम करने के लिए नहीं जाता अफेयर में। बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना नहीं आता, उनको एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना नहीं आता, उनको लाइफ में ड्रामा चाहिए, उनको अफेयर्स चाहिए, उनको डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। ख़ासकर वो बच्चे जिनके वालिदैन का रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, जो ट्रॉमा से गुजरे हों, जिनके वालिदैन की सेपरेशन हो चुकी हो या फिर किसी भी किस्म का उनको ट्रॉमा लगा हो, तो वो रिलेशनशिप में ना रह नहीं पाते, उनको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहिए लाइफ में। मिसाल के तौर पर मेरी क्लाइंट है, उनका अपने हस्बैंड के सामने एक बहुत बेहतरीन इमेज था। उन्होंने अपना एक इमेज ऐसा बनाया हुआ था कि वो बहुत, आप कह सकते हैं ना हमारे यहाँ बोलते हैं नेक परवीन टाइप, या बहुत शरीफ औरत है, इस किस्म की बातें जो हम बोलते हैं अक्सर। अच्छा, शरीफ कौन है हमारे माशरे में? जो अपनी सेक्शुअल डिज़ायर का इजहार नहीं करता, वो शरीफ है ना, वो अच्छा है। बाकी चोरी करे, चकारी करे, रिश्वत ले, 2 नंबरी करे, झूठ बोले, दगा करे, चुगलियाँ करे, वो सही है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अपनी सेक्शुअल डिज़ायर का इजहार कर दिया तो फिर आप गलत इंसान हैं, आप ठीक नहीं हैं। और वो भी अपने पार्टनर से। चले बाहर तो समझ में आता है कि वो दुरुस्त नहीं है। हम एक मशरक़ी माशरा है और हम अपनी सेक्शुअल डिज़ायर का इजहार सिर्फ अपने जो हमारा रिलेशनशिप है लीगल उसमें कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को तो उसमें भी इजहार करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि जज होने का बहुत ख़तरा है। तो उनका इमेज अपने हस्बैंड के सामने बहुत एक खामोश नेक परवीन औरत का था, लेकिन उनके अंदर जो एक उनका शैडो साइड था उसका क्या होना था, जो उनकी सेक्सुअलिटी थी, जो उनकी डिज़ायर्स थी, जो उनके अपने अंदर उनके 2 साइड्स होता है ना हम सब इंसान के अंदर, हम गुड भी हैं, हम बैड भी हैं, ईगो शैडो होता है। तो वो शैडो उनका इतना ज़्यादा मजबूत था कि उनका एक अफेयर था, और जिस तरह से वो अपने उस अफेयर के सामने बिहेव करती थी या जो उनका रवैया था, जैसा उनका मिजाज था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, वो उनके शौहर के सामने जो शख्सियत है उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अपोजिट थी। तो मैंने उनसे कहा कि इस शख्सियत का इजहार अपने शौहर के सामने भी किया जा सकता है। उसके लिए आपको एक इतना बड़ा ट्रॉमा
इतना टॉक्सिक अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतनी समझ नहीं होती लोगों को कि क्या वजह है, क्यों ऐसा है। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था और लाइफ जो है ना वो उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में गुजरी थी। तो ये सब तो होना ही था। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप चलते देखा ही नहीं, तो वो चलाती कैसे कोई रिलेशनशिप। तो ये तो समझ में आता है। हर इंसान की कहानी मुनफरिद है। कोई थ्रिल के लिए जाता है अफेयर में, कोई एक्साइटमेंट के लिए, कोई सेल्फ डिस्कवरी के लिए, कोई सेक्स के लिए, कोई जो है ना वो अपने आप को इजहार करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हर इंसान की लाइफ मुनफरिद होती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान अफेयर में क्यों जाता है, ये तो उस इंसान को ही पता होगा। उसकी कहानी जानकर पता चलेगा कि वो क्यों गया अफेयर में, क्यों उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। तो वो रील वाले जो जनाब हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा, उनकी पूरी हिस्ट्री, कहानी, स्टोरी कंगाली जाएगी, तो उनके भी पता चल जाएंगे वजूहात कि वो क्यों अफेयर में थे, क्या वजह थी। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपके पार्टनर का अफेयर या उसका चीट करना दुख देता है, ट्रॉमा देता है, तकलीफ़ देता है, बिट्रेयल ट्रॉमा देता है। वैसे तो एस्टर अपनी बुक में कहती हैं कि जब अगर आपकी रिलेशनशिप में इस किस्म का कोई अफेयर पकड़ा जाए या कुछ भी हो, तो उसके बाद आपको अपनी शादी को दोबारा से रीबिल्ड करना आना चाहिए। वो कहती हैं कि आपको दोबारा से कुछ नए पॉजिटिव मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे। अक्सर अफेयर ये बताता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि आपकी शादी के डीप डाउन बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व नहीं किया आपने। आपका कपल कोई इतना अच्छा कपल नहीं है। आपका शौहर बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा, तभी वो किसी और के पास जा रहा है। आपकी बीवी बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तभी उसने किसी और का इंतखाब किया। ये एस्टर का मानना है, और वो कहती हैं कि जब भी आपकी रिलेशनशिप में ऐसा कोई टर्मोइल आए, ऐसा कोई मोड आए, तो आपको दोबारा से उसे री इन्वेंट करना चाहिए। आपको दोबारा से न्यू मेमोरीज क्रिएट करनी होगी, अपने रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना होगा। और वो जो गलती हुई आपके शौहर से, आपकी बीवी से, आपको बैठकर उसको सुनना होगा और आपको देखना होगा कि आप कहाँ गलत थे, कहीं आप तो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं थे। अब ये बात हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को समझाना तो बहुत आसान है, वो तो फिर भी दोबारा से रिलेशनशिप बनाने के लिए चली जाएंगी क्योंकि वो मजबूर हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाया जाता है। पर एक सेल्फ मेड मिलियनियर, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, पढ़ी लिखी अमेरिकन खातून को ये समझाना आसान नहीं है। तभी एस्टर को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना रहता है उन ख़वातीन से कि आप चीटिंग को शुगर कोट कर रही हैं, आप नहीं देख पा रहे कि उस इंसान ने गलत काम किया, उसने मुझे ट्रॉमा दिया, मैं दोबारा उसके साथ ये रिलेशनशिप में कैसे जाऊँ, मैं ये ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्ड करूँ। तभी ये किताब वहाँ की ख़वातीन, वहाँ की जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत कारआमद है, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन वैसे ही बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, मान जाती हैं, खामोश हो जाती हैं। पर एक मगरिबी आज़ाद ख़ातून से आप इस बात की उम्मीद नहीं रख सकते। वो तो आपको पाया अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगी, वो तो आपको कोर्ट में घसीटेंगी और आपका हशर नशर करेंगी। लेकिन ये बातें कि जिसमें दो कपल चीटिंग करने के बाद बैठते हैं, जो क्राइसिस वाला मोमेंट है, जो रोने धोने का, इमोशनल दुख वाला जो एक फ़ेज़ होता है ना, उसको गुजारने के बाद कपल का बैठना और उनका उसे डिस्कस करना और दोनों का अपनी ईगो को कम करके इस बात को लॉजिकली देखना कि कहाँ पर क्या गलती हुई, कहाँ पर कौन किसे नहीं सुन रहा, किसकी नीड्स यहाँ पर अनमेट हैं, रिलेशनशिप में पूरी नहीं हो रही ज़रूरियात, चाहे वो फिज़िकल हैं, सेक्सुअल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, इमोशनल हैं, वो कौन सी ज़रूरियात हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन इसके लिए आपकी अना बहुत कम होनी चाहिए, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए कि जिसमें आप इस रिश्ते को दोबारा शुरू कर सकें। ऐसे कपल जो है ना वो लाखों करोड़ों में कहीं होते हैं। ज़्यादातर आप दोबारा से उस रिश्ते को नहीं शुरू कर पाते, ईगो आ जाती है, समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ज़र्फ नहीं होता, और कभी कभार तो सामने वाली पार्टी शर्मिंदा भी नहीं होती। वो कहती मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मुझे तो बात ही नहीं करनी, मुझे तो अब छुटकारा चाहिए, तुम्हें पता लग ही गया है तो बस अब छोड़ दो, चली जाओ या चले जाओ, ये भी है। और अगर किसी एक बंदे को लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा रहा है, उसका इमोशनल बैगेज बहुत है पेरेंट्स से, या पास्ट में जो उसके बॉयफ्रेंड्स रहे या गर्लफ्रेंड्स थी उनसे अगर उसने बहुत ट्रॉमा लिया है, फिर तो भूल जाइए कि वो इंसान अपने आप पर कोई काम करेगा, कोई वर्क करेगा, क्योंकि वो तो बहुत हो सकता है एडिक्ट हो, सेल्फिश हो, नार्सिसिस्टिक हो, फिर उससे आप ये उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन अगर ऐसा है कि दोबारा से बात की जा सकती है, दोबारा से मसलों को हल किया जा सकता है, या फिर अगर अफेयर तक बात नहीं भी पहुंची और आपका पार्टनर, आप दोनों की नहीं बन पा रही, रिश्ते में खिंचाव है, तो काउंसलिंग लीजिए या फिर एक दूसरे की काउंसलिंग कीजिए, बात कीजिए कि वो कौन सी नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो रही। मेरी वो क्लाइंट अगर वो अपने हस्बैंड के सामने अपने उस
उस पर्सनालिटी का इजहार करती, वो जो उनकी सेक्सुअलिटी है, वो जो उनका एक अलग साइड है, वो नहीं कर सकती अपने हस्बैंड के सामने उसका इजहार, तो वो किसके सामने करेंगी, किसके सामने एक्सप्रेस करेंगी? जो बर्दाश्त कर सकता है, जो सुन सकता है उन्हें, जो उस साइड को जज नहीं कर रहा। हालांकि ये बहुत गलत तरीका है इजहार का, ये सही तरीका नहीं है, और इसका वो कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त कर रही हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस, हर चीज़ की कीमत है ना, आप कुछ कर रहे हो, आप उसकी कीमत तो पे करोगे, तो वो कीमत अदा कर रही हैं और बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही हैं, लेकिन एक्सप्रेस तो करना है। इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। अगर आप अपने शौहर को उसका अपना आप एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देंगी, आप उसे जज करेंगी, उसकी छोटी छोटी बातें जाकर लोगों को बताएंगी, आप उसे सुनेंगी नहीं, तो वो किसी और को सुनाएगा। आप अपनी बीवी को सुनेंगे नहीं, उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसके मसलों का हल नहीं निकालेंगे, आप एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्ड करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो किसी और को सुनाएगी। पहले इतना आसान नहीं था अफेयर करना, बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है, और इतने सारे लोग अवेलेबल हैं, इतने ज़राए हैं। तो आजकल अफेयर प्रूफ मैरिजेस को कायम रखना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल काम है। इस वीडियो को मैं अगर अभी ख़त्म नहीं करूँगी ना, तो ये घंटों चलेगी, जिससे मैं ख़वातीन को बताऊँगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। कैसे इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप अपनी अम्मी को फॉलो नहीं कर सकती। आपकी अम्मी पुराने दौर की हैं, और अगर आप उन्हें फॉलो करेंगी रिलेशनशिप मॉडल में, तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगी। कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना है, कैसे आपने इस मॉडर्न वर्ल्ड में रिलेशनशिप को समझना है, नेविगेट करना है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसे मज़ीद लंबा नहीं करना चाहती, और मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि अगर आपका रिलेशनशिप इस तरह से है कि डगमगा रहा है, मसाइल का शिकार है, तो उसके बारे में बात कीजिए और उस रिलेशनशिप को बचाइए। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं ऑकल्ट साइंसेस पढ़ रही थी, ख़ासकर हिंदुज़म में, मैंने तब पढ़ी थी, और ये 3 वर्ड्स, ये 3 अल्फाज जो मैंने पढ़े थे ना, ये बड़े कमाल के थे। सत, चित, आनंद। सत यानी कि सत्य, सच, ट्रुथ। चित यानी कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होना। आनंद यानी कि ब्लिस, खुशी, इत्मीनान। तो सत्य यानी कि सत्य को देखना, सच को देखना, ज़िंदगी के सच को देखना, कॉन्शियस होना। जब आप सच को देखते हैं, ट्रुथ को देखते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं, तो फिर आपको ना ज़्यादा दुख नहीं होता, ब्लिस आता है आपके पास। थोड़ा फिलोसॉफिकल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने रिश्ते को बचाना बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर ऐसा कुछ है तो काउंसलिंग लीजिए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती ज़िंदगी में कि आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी कितनी अमेजिंग क्यों ना हो, वो कभी टूटेगी नहीं। अरे टूटना तो छोड़े, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है फेयर ना करे, उसकी डेथ हो जाए, मर जाए, वो चला जाए, और आप उससे इतना प्यार करते थे, फिर भी आपको दुख होगा। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, सबसे बड़ा सत्य है जीवन का, सबसे बड़ा सच है ये ज़िंदगी का, कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आपने सोचा भी नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके साथ हो जाएगा, आपके साथ वो सब हो जाएगा। पर एक बात मेरी याद रखिएगा, जब आप ट्रुथ को, सत्य को देखते हैं ना, कि यार ये ज़िंदगी का सत्य है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, तो जो भी आपके साथ हो ना, उसकी बिगर पिक्चर देखा करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ख़वातीन के रिलेशनशिप को टूटते हुए देखा, और यकीन माने वो रिलेशनशिप उनके लिए बहुत टॉक्सिक था, बेकार था, कैंसर की तरह था। यूँ बोले कि नेचर ने वो कैंसर का इलाज कर दिया उनका, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाए, वो बिगर पिक्चर को नहीं देख रहे थे, वो उस इमोशनल फेज़ में डूबे रह गए। उन्होंने नहीं देखा कि यार ज़िंदगी इसके आगे भी है, ये बंदा हो सकता है मेरे लिए नहीं था, ही वॉज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, कोई और आ सकता है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो उसी गम में डूब गई, पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो गई उसी इंसान के पीछे, उसको कोसते हुए, उस ट्रॉमा में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों हर्ट हुई, या मैं क्यों हर्ट हुआ। और जब भी आप बिगर पिक्चर देखेंगे ना, बड़ी तस्वीर देखेंगे, तो आपको हर वो चीज़ जो आपके साथ हुई, चाहे वो बज़ाहिर कितनी बुरी और तकलीफ़ें थी, वो आपकी बेहतरी के लिए हुई होती है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और वो जो बात मुझे बताते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है, और जब मैं बिगर पिक्चर देखती हूँ, उनकी हिस्ट्री, उनका डाटा लेती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये जो दुख उनकी ज़िंदगी में आया है, ये उनके फ़ायदे के लिए आया है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग उस छोटी सी पिक्चर को देखते हैं, उस छोटे से पॉइंट को, उस छोटे से गम को ही देखते हैं, वो बड़ी पिक्चर को नहीं देखते हैं। हम कहते हैं ना, अक्सर हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। ये बात ऐसे ही नहीं कहते हम, क्योंकि जो इंसान बड़ी पिक्चर देखता है ना, उसको समझ आता है कि उसकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स क्यों हुए।
अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपका रिलेशनशिप आपको लगता है कि अच्छा नहीं चल रहा, तो उसे अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बात कीजिए एक दूसरे के साथ, पूछिए कि वो क्या है जो मैं इस रिलेशनशिप में नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, वो क्या है जो मैं नहीं कर पा रही तुम्हारे लिए। और अगर आपको लगता है कि आप दोनों नहीं एक दूसरे से बात कर सकते, नहीं है इतनी समझ, तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपकी लाइफ से वो बंदा चला गया या बंदी चली गई है, तो बड़ी पिक्चर को देखिए, बड़ी पिक्चर देखना सीखिए कि वो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था और फिर चला गया, क्या सबक सिखाने आया था, क्या नेचर आपको सिखाना चाहती थी, नेचर की इंटेलिजेंस आपको क्या सिखाना चाहती थी, कि क्या आपके पास नहीं है, किस चीज़ की आप में कमी थी। और वो सबक वो आपको सिखाकर चला गया, लेकिन आप सबक नहीं सीख पा रहे, आप बड़ी पिक्चर देख ही नहीं रहे, आप उस गम में डूब गए कि वो क्यों गया। वो जो इमोशनल फेज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोना धोना, मातम करना, खूब मातम कीजिए, खूब रोइए, ज़रूरी है, लेकिन उस इमोशनल फेज़ से निकलना भी तो ज़रूरी है ना। तो जो आपका इमोशनल फेज़ है उसको अच्छे से गुजारिए, रोइए, दुख में रहिए, लेकिन उसके बाद बड़ी पिक्चर देखना ज़रूर सीखिए। और ज़िंदगी का सच है ये, क्या सच है, कोई भी कभी भी हमारी लाइफ से जा सकता है। इसलिए जो अभी है, जो हमारे साथ है, उसे एंजॉय करें, उसे एक्सेप्ट करें, उसको भरपूर टाइम दें, अपना 100% दें। लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करे, वो आपके साथ रहे, सिंसियर रहे। आपने अपना 100% दिया, सामने वाले ने उसे नहीं एक्सेप्ट किया, इट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं था। आपने उसे जाने दिया, वो चला गया या आप चले गए, अब कोई और लाइफ में आएगा जो बहुत मुमकिन है आपके लिए बहुत अच्छा हो, या फिर वही रिलेशनशिप वही आपका बेहतर हो जाए अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या है मेरी शादी में जो मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो वो जो रील मैंने देखी तो उससे मुझे एस्टर की बुक याद आ गई और मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए, शायद किसी का कोई भला हो जाए, कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू कर दे और वो जो अफेयर है उसको एक नई नज़र से देखना शुरू कर दे। अगर टूट गया रिलेशनशिप तो शायद उसमें आपकी भलाई थी, और अगर बन सकता है अभी तो शायद उसमें आपकी भलाई है और आपको ये करना है। तो ये भी देखिए, थोड़ा फ़लसफ़ा भी ऐड कीजिए और साइकोलॉजी की भी हेल्प लीजिए कि क्यों आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा, क्यों आप अपनी और अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स या सेक्सुअल नीड्स या फिज़िकल नीड्स क्यों पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं आपने सीखा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि इमोशनल नीड्स कैसे पूरी होती हैं, आपके पास कोई रोल मॉडल नहीं है तो सीखिए, किसी को बनाइए रोल मॉडल। देखिए कौन है जो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चला पा रहे हैं, उनसे एडवाइस लीजिए, जाकर बात कीजिए, अपने आप को जानिए, तो रिलेशनशिप चलने लग जाएगा। अगर आपने पढ़नी है ये किताब, आपके पास वक्त है तो पढ़ लीजिएगा। मुझे तो मौका मिलेगा जब तो पढ़ूंगी, तो तब मैं बात करूंगी अफेयर्स पर और इनफिडिलिटी पर। लेकिन मेरे ख्याल से आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।